आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पूर्वांचल के प्रसिद्ध लिबर्टी ड्राई क्लीनर्स के प्रोपराइटर एवं माइंड क्यू मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड फाउंडर श्री सतीश राय जी हैं। सतीश सर, स्वागत है आपका टॉक शो विद सोम में। नमस्कार सोम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपका जो ड्राई क्लीनर्स है वो 1958 का है, तो जी आप जो हमारे दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि अगर वो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं ड्राई क्लीनर्स के रूप में, एज ए ड्राई ओपन करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और अपने ड्राई क्लीनर्स का बताइए कि 1958 से ऑलमोस्ट आपका 60 साल से ज्यादा हो गया, तो क्या क्या कैसे किया आपने, मतलब आपके जो पूर्वजों ने स्टार्ट किया फिर आप तक मिला, तो थोड़ा विस्तार में बताएं। ये हमारा ड्राई क्लीनर्स बनारस में हमने बनारस मीन्स वाराणसी में हमने 1958 में हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था। हम्म। उस समय ड्राई क्लीनर स्टार्ट करने के पीछे मकसद ये था कि कोई बिजनेस करना था, उसके हिसाब से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे ये फिर दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने इसको कंटिन्यू किया और फिर इसको मैंने 2013 से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, मैं इसका प्रोपराइटर। ये ओके। बिजनेस हमारे लिए एक बिजनेस के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी है, जिसमें हमने क्या कि इतने सालों से 60-70 साल हो गए इस बिजनेस को चलाते हुए और एक आइडेंटिटी बन चुकी है ये बिजनेस हमारे लिए बनारस में। तो किसी भी अगर आप पूर्वांचल में किसी से भी अगर हमारे ड्राई क्लीनर्स के बारे में पूछेंगे, कोई भी आपका जानने वाला रहता हो, वो आपको बता देगा हमारे ड्राई क्लीनर्स की, मतलब हमारे यहाँ कई कस्टमर की तीसरी और चौथी जनरेशन चल रही है जो ड्राई ओके। क्लीनिंग मतलब उनके दादाजी ने दिया, फिर उनके पिताजी भी आज ड्राई क्लीनिंग वहीं से हमारे यहाँ से कराए, फिर अभी बच्चे भी करा रहे हैं और अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है बहुत बढ़िया। हमारे नए कस्टमर के रूप में। तो जैसा कि लोगों को जो जानकारी भी नहीं होती है कि जो ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री, इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत लोग दोनों को सेम ही समझते हैं। जी जी जी, ये बहुत एक कॉमन कंफ्यूजन है और बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। वो कपड़े जब भी देते हैं या उनको कपड़े जब भी धुलने के लिए देने होते हैं तो वो बोलते हैं इसको ड्राई क्लीन कराना है। हम्म। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता है ये दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है वेट क्लीनिंग और एक होता है ड्राई क्लीनिंग। ओके। तो वेट क्लीनिंग को एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम मार्केट में बोलते हैं वो लॉन्ड्री बोलते हैं ओके। और ड्राई क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो हम काम करते हैं और वेट क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल होता है। पानी और अदर केमिकल्स और साबुन वगैरह और अदर टाइप ऑफ केमिकल्स के यूज होते हैं, जबकि ड्राई क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के थ्रू ही ये काम किया जाता है। इसमें इन जनरल एक केमिकल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पर इथाइल क्लोरीन। तो ये जो केमिकल होता है ये हाईली कंबस्टेबल होता है, इसलिए इसको ड्राई क्लीनिंग मशीन के थ्रू ही यूज किया जाता है। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमको एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर जैसे कोट है, हम्म। सूट है या लेडीज के जो कपड़े होते हैं, इन कपड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये ड्राई क्लीन के कपड़े होते हैं। इनके टैग भी होते हैं जिन पे लिखा रहता है ड्राई क्लीन ओनली। ओके। अदरवाइज अगर आप जैसे जीन्स देखेंगे तो जीन्स को आपको ड्राई क्लीन कराने की कोई जरूरत नहीं। जीन्स आप लॉन्ड्री करा सकते हैं, जीन्स पानी में धुल सकता है, उससे कोई इशू नहीं आता। ओके। और इस पे अगर अनलेस हार्श केमिकल्स वगैरह अगर नहीं यूज किए तो वो क्वालिटी काफी सालों तक मेंटेन रहती है। ओके। तो इसमें लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग में ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, जहाँ पानी का इस्तेमाल किया जाए वो लॉन्ड्री होती है और जहाँ पानी छोड़ के अदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए वो ड्राई क्लीनिंग का ओके। ओके। सर, जैसा कि टॉक शो विद सोम का पर्पस है कि जो हमारे दर्शक हैं जो देखते हैं उनको अपना करियर बनाने में जो हम कुछ सहायता कर सकें, तो वो करियर या तो अपना स्वयं का कोई रोजगार भी हो सकता है, जैसे ड्राई क्लीन वाला है। तो आप ये बताएं कि जो ड्राई क्लीन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या मार्केट है इसका, जो अगर मार्केट की हम बात करें तो फ्यूचर क्या है। देखिए हम आपको अगर बताएं तो एक्चुअली बहुत से लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि ड्राई क्लीनिंग जो है एक छोटा काम है। हमारे यहाँ देश में काम को छोटा या बड़े के पैमाने में लिया जाता है। जी मैं जी। आपको बताऊं, मैं एमबीए हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से हम्म। और मैं संस्कार चैनल को हेड करता था एज अ नेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग हेड। हम्म। और मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से लेके वोडाफोन से लेके सारी कंपनियों में काम किया हुआ है एज मैनेजरियल पोजीशन। हम्म। और मैंने
एक चीज रियलाइज किया कि मैं एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आया क्योंकि मेरे फादर की तबीयत 2012 में 13 में थोड़ा उनकी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब इधर हम तो मैं क्योंकि मुंबई में रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप या तो हम इस बिजनेस को बंद कर दें या तो अगर तुम देख सकते हो तो बताओ, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे कि हम अब इस बिजनेस रन कर सके इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। ओके। तो पापा चाहते थे कि मैं इस बिजनेस को देखूंगा। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं ये इतनी सीनियर पोजीशन पे था और इतने स्टेब्लिश लेवल पे था, तो मुझे कि मैं इन अपने को इस जॉब से हटा के फिर बिजनेस में इन्वॉल्व करना, क्योंकि ये बिजनेस हमारा बचपन का था। लेकिन जैसे होता है ना कि एक आप बचपन में कोई चीज देखते हैं और उसको करना, इमोशनली जो वो हमें अटैच बहुत होते हैं। पसंद हाँ। है। नहीं नहीं, वो तो एक इमोशनल तो है, लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है कि जैसे किसी चीज को आप अपरेंटली देख रहे हो और उस चीज को आप कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अब बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मैं किसी को देखूं ड्राइविंग करते हुए, तो हुँ, मैं देखते तो सीख नहीं सकता ना कि कैसे गाड़ी चला रहा है तो मैं भी गाड़ी चलाना सीख लूं, हुँ, ऐसा नहीं हुँ। होता। तो अनटिल अनलेस आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे नहीं, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स और चैलेंजेस आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि करेक्ट। आपको बाहर से सब कुछ अच्छा ही दिखता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये हमारा चूंकि हमारा इतना पुराना बिजनेस है, मैं इसको जॉब को मैंने रिजाइन किया, क्विट किया और फिर मैंने इस बिजनेस को टेक ओवर किया। हुँ, तो मेरे को सरप्राइज हुआ क्योंकि जब तक इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए ठीक है कि चलिए हुँ। इमोशनल है, सब कुछ है। लेकिन आप जब आप बिजनेस बोलते हैं किसी चीज को, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रॉफिट देखना होता है कि इसमें मेरे को क्या प्रॉफ़िट है। प्रॉफिट मिल सकता करेक्ट, करेक्ट। है। उस रिगार्ड में जब मैंने इसका रिसर्च करना चालू किया, तो आप सरप्राइज होंगे कि आज आज ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस इंडिया में हुँ, हुँ। 2,20,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है ड्राई क्लीनिंग का इंडिया ओके। में, जिसमें आप देखेंगे तो 90% जो है अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो है इसमें काम करते हैं। ओके। तो आप उनका एग्जैक्ट करेक्ट डेटा भी नहीं पा सकते हैं। तो जो डेटा मतलब एक हाइपोथेटिकल जो आपने कैलकुलेट किया है, हुँ, हुँ। उसके हिसाब से ये 2,20,000 करोड़ है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 4 लाख करोड़ से ऊपर का धंधा है आज ओके, के रेट ओके। में। और इसमें आप सोचो 4 लाख करोड़ का कोई बिजनेस, और उस पे लोगों की नजर ही नहीं है। हुँ, लोग हुँ। इस बिजनेस को समझ रहे हैं कि ये बिजनेस बहुत छोटा है। और सर्प्राइजिंगली आप अगर देखते होंगे तो आप पहले अगर आप अपने घर में आप अगर सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस के बारे में आप सोचे, तो पहले सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड या अपना देखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। करेक्ट, तो अगर करेक्ट। आप ध्यान दें तो पहले के टाइम में जो कपड़े आते थे या जो आप कपड़े पहनते थे, उसमें 70-80% कपड़े आप घर पे ही धो लेते थे। धो लेते थे, हाँ, बट एग्री। आज के डेट में सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और ब्रांडेड कपड़ों में 70% कपड़े लोग ड्राई क्लीनिंग को देते हैं। ओके। तो अगर आपने महीने का ऑन एन एवरेज, अगर मैं पकड़ता हूँ कि आपने अगर 2,000 रुपए भी अगर एक इंसान अगर एक कपड़े के ऊपर अपने खर्च करता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो आप उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लीजिए और जोड़ लीजिए कि कितना का बिजनेस हो गया। हुँ, 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 हुँ। और आने वाले टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बिजनेस को ग्रो करना ही करना है, इसमें कोई नो, क्योंकि जब तक आपके कपड़े रहेंगे तब तक ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस रहेगा। बोलते हैं ना कि जब तक इंसान रहेगा तब तक अनाज रहेगा, उसी तरह से जब तक कपड़े रहेंगे तब तक आपके ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री के बिजनेसेस चलते रहेंगे, और ये ग्रो ही करेंगे, पीछे नहीं जाने वाले। ओके। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है इस बिजनेस में कि ये बिजनेस एक 80% जो होता है ये आपके कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करता है। आपके इसमें कस्टमर जो होते हैं वो रेगुलर कस्टमर होते हैं। हुँ, हुँ। आपको बार बार नए नए कस्टमर्स को खोजने की जरूरत या नए तरह के लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें अगर एक बंदा आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आने वाले टाइम में वो रेगुलर बेसिस पे आपको देता रहेगा। और इस बिजनेस में मैंने जैसे कहा कि अगर मैं 2017 के डेटा के हिसाब से भी चलूं कि 2,20,000 करोड़ का धंधा है ये, हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से आप जोड़ लो कि अगर इस बिजनेस का अगर आपको 1% भी मिल जाता है, तो आप बड़े बड़े जो बिजनेस करेंगे उससे आपको बेटर इसमें परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे, तो इसमें इन जनरल जो होता है आपका ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस जो होता है 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में स्टार्ट हो जाता है। ओके, ओके। लेकिन आज के डेट में अगर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलने जाओगे तो आपको 20-25 लाख रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। लग ही जाता है। और उसके बाद आपको फिर कस्टमर सर्विस और इस सब के लिए बार बार आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार आपने रेगुलर कस्टमर बना लिए, उनसे एक रेपो बिल्ड कर लिया,
तो आप ये जान जाइए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये तीसरी चौथी जनरेशन चल रही है। हुँ, हुँ। तो ये ट्रस्ट का बिजनेस है। जब आदमी को ट्रस्ट हो जाता है कि आपका काम अच्छा है, आप उनके चीज़ों को नुकसान नहीं करेंगे, उनके कपड़े खराब नहीं करेंगे और उनके चीज़ों को आप टाइमली डिलीवर करेंगे, तो लोग आप इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। और ये परफेक्ट। एक बहुत ही पोटेंशियल बिज़नेस है। इसमें आप चाहें तो अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पहले ये काम जो था हाइली लेबर ओरिएंटेड काम हुआ करता था। बट टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन्स वगैरह आ गई हैं, तो अभी आपको लेबर की जगह पे आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती ओके, है। और ओके। एक सेट पैरामीटर्स होते हैं जिनमें थोड़ी-सी आपको नॉलेज की स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कपड़े हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कॉटन है, टेरी वूल है, जॉर्जेट है, शिफॉन है, अलग-अलग वैरायटी के कपड़े होते हैं, तो आप हर कपड़े को एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन से कपड़े में कितना केमिकल का यूज़ करना है, कितना क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस के हिसाब से आप इस चीज़ को अपने आगे का उसमें एक बार आप सीख गए, तो फिर आपको इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो युवा हैं वो सीखेंगे कैसे? जैसे आपने कहा कि इस तरह के कपड़े हैं, जी। तो उन देखिए हुँ, इसमें एक मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा स्टार्टिंग में अगर आप किसी के साथ जुड़े, किसी के साथ अगर काम करना करें, कुछ मतलब मेरा तो कहना है कि कोई भी बिज़नेस हो, मतलब मैं इस बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी बिज़नेस आपको करना है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में थोड़ा-सा एज़ अ जॉब काइंड ऑफ थिंग कि आपको करना चाहिए। आपको साल डेढ़ साल लोगों के साथ जुड़ के उनके साथ डेली का प्रोसेस देखना चाहिए। हर लेवल पे आपको चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने बिज़नेस को नहीं समझते, तो आप उस बिज़नेस को रन नहीं कर सकते। जब मैं समझने की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश लेना और देना और अ, आपसे बात करने के तरीके के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे अगर एक छोटी-सी चीज़ अगर है और उससे जो सबसे बड़ी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ टोटल 20 प्रोसेस होते हैं, तो वो 20 प्रोसेस में आपको मास्टर होना चाहिए। कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो भी अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, किसी को जानते हो, कोई ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस करता हो, आप उनके साथ जुड़ें, उनके साथ कुछ उनके काउंटर पे, उनकी फैक्ट्री पे, जो अच्छे ड्राई क्लीनर्स हैं। देखिए, क्योंकि इसमें एक चैलेंज बहुत आता है कि 90% जो यहाँ के ड्राई क्लीनर्स के नाम पे ड्राई क्लीनिंग्स चलती हैं, वो ड्राई क्लीनर्स एक्चुअली है नहीं। ओके, क्योंकि उन्होंने एक अपना मतलब ये बेसिकली ये जो बिज़नेस होता है, ये धोबी ओरिएंटेड बिज़नेस है। ओके। और धोबी का क्या है कि मतलब वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको कपड़ों के बारे में इतना डिफरेंसेस नहीं पता होता। उनको प्रोसेस ज़रूर मालूम होता है, लेकिन उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि ये कपड़े को कैसे हैंडल करना है या ये कपड़े को कैसे हैंडल करना है। उनके लिए अगर मैं कहूँ तो हर हर कपड़ा एक ही प्रोसेस का पार्ट होता है। और वो ड्राई क्लीनिंग के नाम पे आपसे ड्राई क्लीनिंग के लिए लेते हैं, लेकिन फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है धोबियों से, वो घाट पे दे देते हैं, नदी के किनारे वो धुलते हैं कपड़े, उसमें बैक्टीरियाज़ आते हैं, उसमें गंदे तरीके से वो कपड़े धुलते हैं, कोयले के प्रेस को यूज़ करके ये लोग प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको एक अच्छे ड्राई क्लीनर्स के रेट के कंपैरिज़न में ये आपको सस्ता समझ में आए, बट अगर लॉन्ग पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। ये कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 24 आवर्स अपने शरीर पे पहनते हैं। हुँ, हुँ। अभी एक कपड़ा जो है वो नदी के किनारे धुला और घास के ऊपर रख के उसको सुखाया गया। उस कपड़े को कोयले के प्रेस से प्रेस कर दिया गया। अब आप सोचिए कि उसमें कितने बैक्टीरियाज़ आ गए। हो सकता है कि आपका जो ड्राई क्लीनर्स है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उस कपड़े का आपसे से ₹50 लेता हो। आपका धोबी उस कपड़े का आपसे ₹25 ले लिया। आप खुश हो गए कि चलो ठीक है भाई ₹25 ले लिया, मेरा ₹25 बच गया। बट अगर आप ये देखोगे कि अगर उस कपड़े में बैक्टीरिया आ गया और आप घर पे आए, आपका बच्चा आपकी गोद में आया, उस बच्चे ने आपके कपड़े पे हाथ लगाया, उस हाथ को बच्चे ने मुँह में डाल दिया। अब वो मुँह में डालते वो बैक्टीरिया उसके शरीर में चला गया और उसकी वजह से उसको फूड पॉइज़निंग या किसी तरह की कोई पॉइज़निंग या इन्फेक्शन या किसी तरह की कुछ भी हो गया। उसमें आप दसों हज़ार रुपया जो है आपने हॉस्पिटल में दे दिया। तो ₹25 बचाने के चक्कर में आपने ₹10,000 की का क्या कहते हैं नुकसान किया अदर और अपना मानसिक रूप से परेशान आप अलग हुए। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको ये भी पता है कि भाई शर्ट भी ₹200 की भी आती है और शर्ट आपकी क्या कहते हैं ₹10,000 की भी आती है। तो आपको पता होता है ना कि ये डिफरेंस होता है क्वालिटी में कि अगर 10,000 की शर्ट है तो अलग क्वालिटी होगी, 200 की शर्ट की अलग क्वालिटी होगी। तो सेम हैपेंस विद द ड्राई क्लीनर्स।
अगर कोई ड्राई क्लीनर्स अगर आपको अच्छा रेट लेता है, तो वो आपके कपड़े को अच्छा केयर भी करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, ओके। तो जो इसमें अगर मान लो कि क्वालिफ़िकेशन क्या रखते हैं? मतलब कोई ऐसा क्वालिफ़िकेशन है जिनको देखिए, अगर मैं जॉब थोड़ा-सा करना आपको हो? ना इसका आपने आपने ये बोला कि आपका ये मतलब करियर ओरिएंटेड हुँ, शो हुँ, है, हुँ, हुँ। तो मैं इस इसके लिए थोड़ा-सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर किसी को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो एक थोड़ा-सा आइडिया लग गया उनको। अदरवाइज़ वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू हेल्प ओके, किसी ओके। को भी अगर हो। तो एक इसमें थोड़ा-सा बिज़नेस प्लान के बारे में मैं बता देता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस इसको करना है, तो हुँ, हुँ, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा तो आप पहले इसमें जॉब कर लीजिए, तो हुँ, ज़्यादा बेटर है क्योंकि भाई अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके लिए थोड़ा-सा रिस्क कैलकुलेटेड हो जाता है। रिस्क तो हर बिज़नेस में, बट इसमें थोड़ा-सा रिस्क जो है कैलकुलेटेड हो जाएगा कि अगर आपको उस फील्ड की जानकारी है तो। हुँ, हुँ, तो इसमें जैसे आपको इसमें करेंगे तो इसमें क्या देखिए पहले सबसे पहली बात है तो बजट। जैसे मैंने कहा कि 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में ऑन एन एवरेज एक ड्राई क्लीनर्स आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। हुँ, जिसमें हुँ, आप दुकान ले सकते हैं, अगर आपकी खुद की है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लीज़ कर सकते हैं। अगर अ, उसमें जो भी आपका रेंटल वगैरह का जो है लोकेशन, सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन क्या है, क्या नहीं, ये सब आप उस हिसाब से रिसर्च कर लीजिए क्योंकि जिस इलाके में अच्छे पॉश एरियाज़ हैं, वहीं पे लोगों का ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस ज़्यादा आता है। हुँ, हुँ, तो ये एक फैक्टर आप इसको कंसीडर करें कि जहाँ पे भी एक अच्छी सोसाइटी हो, कॉम्प्लेक्सेस हो, टाउनशिप हो, जो बड़े अच्छे टाउनशिप्स हैं जहाँ पे लोग उस लेवल के कपड़े पहनते हैं जो कि ड्राई क्लीनिंग के लिए आते हैं। तो ये आपको फैक्टर पहले कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका इसमें होता है जो आप इसमें अपना वर्कशॉप बनाएँगे या फैक्ट्री बनाएँगे, जो भी कह लीजिए। उसमें मशीनरी होती है, तो इसमें जनरली एक मशीनरी में इसमें जैसे होता है कि आपके अलग-अलग तरह की उसमें मशीन्स होते हैं, वो मैं भी आगे बताता हूँ। और फिर मैंने लोकेशन की बात की, लोकेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने अभी कहा लोकेशन आपका एक अच्छी जगह पे आप बनाएँ तो आपको क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कि जैसे आते हैं तो उनको कार है, पार्किंग है, ट्रैवलिंग वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कार पार्क की है, उनके मन में टेंशन है कि अरे मेरी कार का चालान ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं कहाँ खड़ी करूँ? तो वो जनरली वो वैसे लोकेशंस पे आपका बिज़नेस चलना थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहता है। तो उस केस में आप जो है क्योंकि इसमें क्या है कि भाई कपड़े लेके आ रहा है, तो वो स्कूटर, बाइक पे तो कपड़े उतने लेके आ नहीं सकता। आएगा तो कार से ही आएगा, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये आपको एक मतलब पार्किंग वगैरह का ये सब सिस्टम जो थोड़ा-सा लोकेशन ये सब समझना पड़ेगा। ये आप एक उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसपे क्वेरी होती है तो कैसे होती है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ लेटर में। और इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जैसे मैंने बताया इसमें जैसे एक लॉन्ड्री की मशीन आती है, ड्राई क्लीनिंग की मशीन्स आती हैं। उसके बाद आपके क्या कहते हैं ड्रायर्स आते हैं, इसमें फिर ड्रायर्स जो कपड़े को सुखाने के लिए होते हैं। क्योंकि आप अगर कपड़ा धूप में सुखाते हैं, तो कपड़ा धूप में सुखाने से कपड़े का टेक्सचर चला जाता है और उसके कलर्स फेड होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप उसमें कपड़ों को ड्रायर मशीन ही यूज़ करें, ये मेरा सजेशन है। बाकी जैसा आपका बजट हो। और इसमें फिर एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉइज़ में जैसे आपको टेक्निकल एम्प्लॉइज़ इसमें जैसे मशीन ऑपरेटर्स वगैरह चाहिए। और इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप मशीन के ऊपर बेस्ड हैं, तो ज़्यादातर काम 70% काम अगर आपका कोई ऑपरेटर नहीं, तो आप अपने हाथ से खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बस आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कितने देर के लिए जैसे इसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो गर्म पानी किसमें यूज़ करना है, ठंडा पानी किसमें यूज़ करना है। आपको केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स का कौन-सा कॉम्बिनेशन बनाना, कितना बनाना, कितना कपड़े हैं, किस हिसाब से उसका रेशियो बनता है, वो सारा जैसे आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय आप नमक का, तेल का अंदाज़ लेते हैं, जितना हुँ, खाना हुँ, हुँ। उतना वैसा। सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। ओके, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसिंग है, आप इसको प्रोप्राइटरशिप बेस्ड कंपनी बना सकते हैं और इसमें आप इनिशियली आप प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, बाकी फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेंड करने की या फ्रेंचाइज़ मॉडल में आप जाना चाहते हैं या किसी तरह का ऐसा हो, तो प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपको बेटर लगे, वो आप कंपनी बना सकते हैं। और इसमें जीएसटी भी 40 लाख तक का एग्ज़म्पशन मिलता है आपको। 40 लाख का टर्नओवर अगर आपका सालाना, उसका एग्ज़म्पशन मिलता है, अगर उसके ऊपर आपका जाता है, तो आप जीएसटी ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और आप चाहें तो इसमें कंपोज़िट जीएसटी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 6% हर 3 महीने पे पे करना होता है। तो ये सर्विस सेक्टर में आता है, लेकिन इसमें कंपोज़िट जीएसटी आपको मिल सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइसिंग का। देखिए प्राइसिंग एक जो है इस पर्टिकुलर लाइन में बहुत तरीके की होती है। इसमें कैसा होता है कि जैसे एक होता है मास मार्केट आप काम कर रहे हैं, दूसरा होता है आप नीश मार्केट काम कर रहे हैं। तो नीश मार्केट अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है, क्वालिटी अबव द स्टैंडर्ड्स होती है।
और अगर आप लो प्राइस पे काम कर रहे हैं तो क्वालिटी के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप करेक्ट। रेट कम है तो आपको उस हिसाब से उसमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, ये सिस्टम है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आप इसको जो आपके लोकल रेडियोज हैं, लोकल सिनेमा हॉल्स हैं, या फिर आपके न्यूज़पेपर्स हैं, या जो भी मतलब आप पैम्पलेट्स हैं, आपके माउथ पब्लिसिटी है, इस तरीके से चाहे आप उसको ये कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़ों की कैटेगरीज, और इसमें कैटेगरीज भी है। इसमें जैसे एक होता है आपका रिटेल काउंटर। रिटेल काउंटर में आपकी इन जनरल जो हमारे आपके कपड़े होते हैं उसको रिटेल काउंटर बोलते हैं। तो एक दुकान होती है जहाँ पे आप कपड़े देते हैं, खुल जाते हैं तो आप उसको ले लेते हैं, तो ये एक रिटेल काउंटर होता है। इसके अलावा इसमें कमर्शियल वर्क भी होता है, जैसे आपके होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके रेलवेज हैं, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं जिनके लिए भी आप इसमें मास लेवल पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे ये है कि आपको टर्नओवर का बिजनेस करना होता है। और रिटेल काउंटर में जो है आपका कमिटमेंट और आपका जो एक टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़े दिए तो हमारे यहाँ जैसे लोड बहुत रहता है, उस हिसाब से हमारे यहाँ समर्स में 6 से 7 दिन का डिलीवरी पीरियड होता है, और विंटर्स में 10 से 11 दिन का डिलीवरी पीरियड होता है। इससे इतना हम प्रोसेस में टाइम हमारा लगता है। ओके। और तो इसमें आपको थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल होटल के लिए काम कर रहे हैं तो होटल के लिए आपको हर दिन आपको डिलीवर करना पड़ेगा, और हर दिन आपको कपड़े कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जो आपने अभी तक बताया, वो बताया कि जो अपना ये ड्राई क्लीनिंग का खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो जी हमारे यहाँ एम्प्लॉइज़ रहेंगे। अगर कोई लड़का जिसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो एज़ ए एम्प्लॉयी काम करना चाहता है, तो जी। उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, इसमें एज ए एम्प्लॉय अगर आप करना काम करना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस है, इधर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब हुँ, हर सेक्टर की तरह जैसे कि एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की एक सैलरी होती है, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का जो एक लेवल होता है वो एक अलग होता है, और एक फ्रेशर का लेवल अलग होता है। तो इसमें अगर सबसे बड़ी बात है कि आपको ये बिजनेस, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक जॉब भी करनी है, आपके पास बजट नहीं है, समझता हूँ मैं, तो उस रिगार्ड में अगर आपको एज अ जॉब इसको आपको कंटिन्यू करना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई एज आपको इधर आपको नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा अगर आपको नॉलेज है तो क्या करना है। हुँ, 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 हुँ। अगर नॉलेज मान लीजिए बिल्कुल नहीं, आप एकदम फ्रेशर हैं, तो उस सिनेरियो में आप एक सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि सबसे जो टॉप, जो आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप ड्राई क्लीनर्स हुँ, हैं, हुँ। आप उनके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। ओके। क्योंकि अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे तो वो आपको एक अच्छे एथिक्स और एक अच्छा टाइमिंग और एक अच्छा क्वालिटी के ऊपर आपको सिखाएंगे, और आपको उसमें आगे सीखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। हुँ, 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 हुँ। और फिर आप जब ग्रेजुअली जब आप इसमें एडवांस करते हैं तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अब हम ही लोग हैं, हमने क्या किया है कि बहुत से हमारे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने काफी सालों से हमारे साथ काम किया है। तो हमने जो अब नए बिजनेसेस उसमें किए तो उसमें उनको मोर और लेस एज अ ओनर ही बना के उनको रखा हुआ है। इस तरह से वो अपने बिजनेस समझ के उसको काम कर रहे हैं, और हम उसमें एक उनके प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर उनके साथ काम करते हैं। पहले वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय हुआ ओके। करते थे। इस तरीके से भी हम काम करते हैं। और एक्सपीरियंस लोग हैं तो एक्सपीरियंस लोग का सेम थिंग कि अभी आप कि अगर आप उस चीज को करते हैं तो आप उसमें एज अ फ्रेंचाइजी भी लेके कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह, अगर आपको बैंक लोन, अगर आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत से लोन्स हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में बहुत से तरह के लोन्स आते हैं, जिसमें मुद्रा लोन आपका है, और अलग अलग बिजनेसेस लोन है। तो बिजनेसेस लोन आप उसमें लेके और आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी, अगर आप अगर अच्छे से काम करें तो इसमें आपको 20 से 25% तक का प्रॉफिट मिल सकता है इस बिजनेस में। ओके, ओके, परफेक्ट। तो एक बात और बताइए कि जैसे जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपकी 1958 की है, तो उस समय में जी हमारे लेगेसी सिस्टम्स थे, मैनुअली ज़्यादा काम था। अब अगर हम जी। 2020 की बात करें, तो काफ़ी सारे डिजिटलाइज़ हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी कितना इम्पैक्ट डाला है इस बिज़नेस को, ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस को? ये टेक्नोलॉजी का तो इसमें बहुत इम्पैक्ट है। मैं आपको बताऊं कि इसमें आज के डेट में इस इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, ये सारी कंपनियां इंडिया में पहुंच चुकी हैं। ये ओके। लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों को लेके यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा लेवल पे आप जैसे बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो ये सब ड्राई क्लीनर, जैसे आप प्रेस्टो वगैरह देखेंगे, ये सब बाहर की कंपनी है, इंडिया की नहीं है। ओके। और इंडियंस जो मतलब ड्राई क्लीनिंग का या जो लॉन्ड्री की बिजनेसेस है, जिन लोगों ने आज के डेट में अपग्रेड नहीं किया है,
वो आने वाले टाइम में मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मशीन की जो क्वालिटी होती है और जो इंसान की क्वालिटी होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, जो एक ऑपरेशन का टाइम होता है, मीन्स जो प्रोसेस का एक टाइम होता है, वो प्रोसेस को ईज करने में ये अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अगर आपने हमारे यहाँ जो कैटेगरीज है उसमें आपके जैसे नॉर्मल कपड़ों के अलावा हम ब्लैंकेट भी क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, हम कारपेट भी ड्राई क्लीन करते हैं। तो अब हमारे पास मशीन है, ड्रायर मशीन है, वॉशर्स है, ड्राई क्लीनिंग मशीन है। हम चाहें तो आपको एक कारपेट या एक ब्लैंकेट सिर्फ 3 घंटे में ड्राई क्लीन करके डिलीवर कर सकते ओके। हैं, जो कि मैनुअली पॉसिबल ही नहीं। अगर मैनुअल प्रोसेस में आप जाएंगे तो इसको करने में कम से कम 2.5 से 3 दिन लग जाएगा, जिस काम को हम 3 घंटे में कर सकते हैं। तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्लस कपड़े की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज होती है, और एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ये काफी इंक्रीज होता है। क्योंकि हम भी पहले हमारे भी प्रोसेसेस जो थे, जो हमारे पहले के फादर दादाजी लोग यूज करते थे, वो थोड़ा सा इसी तरह से मैनुअल वाला प्रोसेस, क्योंकि उस समय मशीन का हाँ, इस्तेमाल थे इतना नहीं, होता नहीं। करेक्ट, करेक्ट। जी, तो मैंने पहला काम यही किया था कि मैंने पहला काम स्टार्ट करने से पहले सारी की सारी मशीन्स जो है, मैंने जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स मंगाई, इंडिया में मैन्युफैक्चर करा के, और इसको हमने क्या कहते हैं इंस्टॉल कराया अपने यहाँ। तो ये मशीन्स की वजह से हमें एक एज मिला मार्केट से ऊपर, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए जैसे कि ठंड है। अब ठंड में आपका अब जैसे इधर तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया बेल्ट या काफी ठंडी जगह पे 5-5 6-6 दिन धूप नहीं निकलती। तो आप हम्म। कपड़े धूप में सुखाते हैं, तो 6 दिन धूप ही नहीं निकली तो कपड़ा क्या सूखेगा? कपड़ा कैसे सूखेगा? करेक्ट। तो उस सिनेरियो में आपकी ये मशीन ही आपके काम आती है। तो आज के डेट में जैसे जो लोग नई मशीन यूज करते हैं वो मीन्स वो चीज को एज नहीं पा पा रहे, और वो कस्टमर जो है वो कहते हैं भाई हमको ये क्वालिटी नहीं समझ में आई, तो वो क्वालिटी के लिए वो हमारे पास आते हैं। इससे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है डे बाय डे। ओके, ओके। यानी कि मशीन जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आपके बिज़नेस को, इनफैक्ट किसी के बिज़नेस को इस ड्राई क्लीनिंग में जी जी बहुत जी ही अच्छा एफिशिएंसी दे रहा है, और कॉस्टिंग, तो कॉस्ट मार्जिन जो है वो वही 20-25% है अभी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद भी, या बढ़ जी जी। गया? देखिए इसमें कॉस्ट मार्जिन डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। हुँ, हुँ। अब आपका टर्नओवर जैसा है, आपके जो कॉस्ट, देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सपेंस और इनकम के ऊपर आपको अगर इसको अगर आप मैनेज करते हैं प्रॉपर्ली, तो इसमें आपका परफॉर्मेंस जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्लोथ आपके बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका मार्जिन बढ़ेगा। ओके। तो किसी किसी कपड़े में किसी किसी उसमें महीनों में आपके मार्जिन काफी अच्छे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग का जो बेसिकली बिजनेस होता है वो या तो जैसे अगर अगर मेजोरिटी अगर आप कहें तो डे टू डे अगर लाइफ अगर हटा दें, तो डे टू डे लाइफ का कपड़े जो होते हैं 30% ही होते हैं। हुँ, बाकी हुँ। 70% जो आपके कपड़े होते हैं वो होते हैं आपके ठंड के, आपके शादी ब्याह अगर इस टाइप का जो ये पार्टी वेयरिंग इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, क्योंकि ये सब कपड़े घर में कोई धो नहीं नहीं सकता। करना, करेक्ट। इनके लिए उनको ड्राई क्लीनर्स के पास ही आना पड़ेगा। तो इसमें कुछ महीने ऐसे होते हैं जैसे ठंड के महीने होते हैं, अब हम जैसे इसको कहते हैं अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये हमारा पीक सीजन होता है, ओके। क्योंकि इसमें ठंड भी होती है, इसमें शादियाँ शादियां भी भी होती पड़ती हैं, हैं, इसमें फंक्शंस फंक्शंस भी भी होते होते हैं, इसमें पार्टीज भी होती है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ये है वो है। तो इस तरीके से ये जो 6-7 महीने होते हैं ये हाई पोटेंशियल मार्जिन के महीने होते हैं। और प्लस अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी देखेंगे तो मार्जिन इसमें अच्छा है। अगर ओवरऑल आप इसको अगर इस बिजनेस को अगर ग्रो करने के और सीरियसनेस के साथ अगर आप इसको काम करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि अगर इनके स्टडीज देखिए तो कितनी भी ऐसे लोग हैं, अगर आप ये सोचिए ना कि अगर इटालियन कंपनी को इंडिया आने की जरूरत पड़ गई, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को इंडिया आने की जरूरत पड़ गई, तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा पोटेंशियल ना जिसकी वजह बिल्कुल, से ये लोग आ रहे हैं बिल्कुल। इंडिया में। तो और वो क्या-क्या आज से नहीं, आज चैलेंजेज़ पिछले हैं? 7 साल 8 साल से। अच्छा। देखिए चैलेंजेस तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी हर बिजनेस में एक चैलेंज होता ही है। बिना चैलेंज के कोई बिजनेस नहीं होता। अगर चैलेंज नहीं है तो बिजनेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो मजा नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसमें देखिए चैलेंजेस हमेशा एक चैलेंज जो हम लोग मतलब एक्सपीरियंस करते हैं हुँ, हुँ। वो ये रहता है कि आपका डिलीवरेबल्स और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता ओके, टाइम है। मीन्स मैनेजमेंट। आप अपना जी जान लगा के भी कोई भी चीज इसमें डिलीवर करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ कस्टमर्स को रहता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा कॉलर ऐसा रह गया, थोड़ा सा ये ऐसा मुड़ गया। भाई अब इतना बड़ा बड़े कपड़ा, इतने बड़े बड़े गाउन है, आप उनको किसी भी तरीके से वो करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको
में अगर आप कमी निकालने पे आते हैं तो दिख जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो, हर बिजनेस में आता है। तो ये हम इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस समझते हैं, इसमें कोई हम कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसमें एक चैलेंज जो बेसिकली ये आता है कि इसमें आपका जो रेट वर्सेस क्वालिटी का जो चैलेंज होता है, ये हमेशा रहता है। ओके, कस्टमर को क्वालिटी एकदम प्रीमियम चाहिए होती है और रेट वो देना नहीं चाहता। तो उस वो थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग प्रोपोज़िशन रहता है। तो उसमें जैसे हमने एक अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेट का है, प्राइसिंग की हमारी बात है, तो हम प्राइसिंग मार्केट से लेके नहीं चलते। ओके, हमें जितना भी कॉस्ट आता है कपड़े का, उसपे हमने 10-15% मार्जिन रख के हम अपना बिज़नेस करते हैं। हमें ओके, ये मतलब नहीं होता है कि बगल वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, बाकी कॉम्पिटिशन किस रेट पे दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप साड़ी देंगे, तो साड़ी का एक जनरल एक कॉस्ट होता है, एक साड़ी का एक कॉस्ट आता है, तो हम उसी कॉस्ट के ऊपर अपना मार्जिन रख के 10-15% का उसको ड्राई क्लीन करते हैं। ओके, और अदरवाइज़ अगर अगर आप ड्राई क्लीनर्स में या हमारे मतलब हमारे क्या है जनरल कॉम्पिटिशन में अगर आप देखेंगे, तो सारी जितनी कॉस्ट होती है या मैं मतलब जितनी महँगी होती है, उसके हिसाब से वो रेट लगाते हैं। ओके, हम वैसा नहीं करते क्योंकि हमारा जो अगर खर्च अगर ₹10 गिर रहा है, तो हम ₹10 ही उनसे लेंगे। अब साड़ी अगर 50,000 की हो चाहे ₹500 की, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा अगर ₹10 कॉस्ट गिर रहा है, तो ओके, हम ₹10 ही लेंगे उनसे। हम उनसे ये नहीं है कि महँगी है 50,000 वाली है तो इनसे ₹50 ले लें और अगर 500 वाली है तो इनसे ₹5 ले लें, ऐसा हम नहीं करते, पहली ओके, चीज़। तो ओके, ये चैलेंज हमेशा रहता है कि इसमें आपको स्टबर्न रहना पड़ेगा। हर कस्टमर आपसे डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन करेगा, आपको डिस्काउंट नहीं देना है। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो ये मैसेज जाता है कि कोई भी देखिए कोई भी बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस में लॉस करके कोई डिस्काउंट नहीं देता है। तो अगर आपको कहीं से डिस्काउंट मिलता है तो आपको सबसे पहले मैं क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स का काफ़ी मेरे पास एक्सपीरियंस है, 15 साल मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया, कई जगह पे हेड किया है। तो मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी मैं, आप, कोई भी हो, कोई भी बिज़नेस करता है, कोई भी अपना लॉस करके कोई बिज़नेस नहीं करता। तो हमेशा ये जान लीजिए कि अगर कोई डिस्काउंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने मार्जिन में कुछ टॉप अप रखा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको वो डिफरेंस दे रहा है। हुँ, वो करेक्ट, जो कॉस्ट है उसमें से वो कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिज़नेस ही नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई सामान ₹10 का खरीद के बेचते हो, तो आप उसको ₹9 में कभी नहीं बेच सकते, चाहे कितनी भी आपकी क्यों ना मजबूरी हो। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर कोई आपसे प्राइसिंग के लिए अगर वो है, स्टबर्न है या आपका जैसे कोई भी चीज़ को क्वालिटी से संबंधित काम है, तो उसमें ये हमेशा समझिए कि ये जो चीज़ है, ये वो जो है एक ऑनेस्ट बिज़नेसमैन है और वो आपके साथ ऑनेस्टली काम कर हमारे पास समय की कमी है, वैसे आपने बहुत सारी जानकारियाँ इस फ़ील्ड से रिलेटेड दे दिया और समय की कमी के कारण हम इस वार्ता को अब विराम देना नहीं, नहीं, चाहेंगे। इसमें आप अपने व्यूअर्स से बता दीजिए, कोई भी अगर मेरा नंबर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जी, जी। और उनको कोई भी अगर इश्यूज़ होते हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको डिटेल्स उनको बता सकता हूँ, किसी भी शहर से संबंधित हो। और इसमें जैसे मशीनरीज़ कहाँ से सोर्स करना है, कौन से टाइप की मशीनरीज़ होती हैं, क्या इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, फिर आपका लोकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी तरह का बिज़नेस से संबंधित कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर मतलब कोई टेक्निकली कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डिस्कस कर सकते हैं। उसमें जब उनको क्योंकि क्या है कि इतने शॉर्ट में ये इतना बड़ा बिज़नेस है कि इतने शॉर्ट नहीं में ये कर सब सारी सकते, चीज़ें तो बतानी नहीं। बिल्कुल। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक छोटा-सा ड्राई क्लीनर्स खुलता है, तो एक तो उसने जिसने स्टार्ट किया उसका तो बिज़नेस हो गया। इसके साथ कितने लोगों को रोज़गार मिल जाता है? अगर एक छोटे से जगह की हम बात करें तो? देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक छोटा भी अगर ड्राई क्लीनर्स अगर पकड़ते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बोलते हैं कि आप समझिए कि हम एक 8 से 10 लाख रुपए का एक बिज़नेस हुँ, हुँ। स्टार्ट करते हैं, हुँ, तो हुँ। उसमें भी मिनिमम हम 10 से 12 एम्प्लॉइज़ को इसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ओके, ओके। तो क्योंकि जो इसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट आपका हो गया स्टाफ हो गया, जो हाँ, आपका हाँ। काउंटर वगैरह का काम है। हुँ, उसके बाद आपका जो कपड़े क्लीन कर रहे हैं उनका हो गया। फिर आपके जो कपड़े जो आयरन कर रहे हैं उनका हो गया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए। तो उसके अलावा जो आपके बैग्स वगैरह जो आपको कैरी बैग्स वगैरह देते हैं, जो आपके रिसीट वगैरह स्टेशनरी आपको प्रिंट करके देते हैं। तो इसमें 10-12 लोग आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयी हो जाते हैं, अगर एक छोटा भी बिज़नेस कोई स्टार्ट करता है। और एक ये बताइए कि इसमें कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है क्या एम्प्लॉयी के लिए, जो आप एम्प्लॉयी हायर करते हैं तो? देखिए क्वालिफिकेशन एज़ सच अगर अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री बात करेंगे तो डिग्री एज़ सच तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ओके। बट
अगर इसमें अगर आपको ग्रो करना है तो इसमें आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। आपने कुछ चीजें सीख ली और यही सोचेंगे कि इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे तो वो पॉसिबल किसी भी बिजनेस में नहीं होता। तो अगर आप डिग्री की बात करेंगे कि आपको इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए या बहुत आपको बहुत हाई डिग्रीज होनी चाहिए, तो उसकी तो जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैं खुद एमबीए हूँ, मैं मार्केटिंग में एमबीए हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, मैंने आपको बताया। लेकिन ये सब चीजें क्या होती है कि ये हमारे एक एज एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो ये एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग द कस्टमर। हर कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर के मिजाज अलग होते हैं, हर कस्टमर का लेवल अलग होता है। तो अगर आप एक पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सब चीजों को डील करने में थोड़ा इजी रहता ओके, ओके। ठीक है सतीश जी, आपने अपना समय निकाल के हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताया इस बिज़नेस के बारे में, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। है। थैंक यू वेरी मच सोम जी। एंड अगर मैंने फिर वही बोला कि अभी किसी को कोई जरूरत होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मेक इन इंडिया की चीजें जो है आगे बढ़े जी, और जी। हम ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेसेस में आए ताकि हमारी कंट्री ग्रो कर ओके, थैंक यू। सके। थैंक यू।